So melting and boiling point from phosphine to here, it will no doubt increase, because as the size increases, van der Waals force of attraction increases. जितना बड़ा होगा, जितना कोई मोटा गोभी होगी, उसको पकाने में उतना टाइम लगेगा, उतना हमें टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको मेल्ट और बॉयल करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। मगर एक्सेप्शन है, तो अमोनिया एक एक्सेप्शन है बेटे। इसका सबसे कम होना चाहिए, वी हैव स्टडीड इन द क्लास +1 ऑल्सो, कि अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगेंस्ट द वन डर वाल्स बॉन्ड, ठीक। वन डर वाल्स बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों करती है, हमें पता है कि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है बेटी जी, सबसे ज़्यादा। सो दिस इज एक्सेप्शन। ओके, आई एम टेकिंग बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कलेक्टिवली। यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन अलग अलग, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यू विल बी आस्क्ड लाइक दिस, ठीक है, कि अरेंज दिस ऑर्डर। ये बहुत पूछा जाता है कि अरेंज द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनली यहाँ पे ज़्यादा हमारा किसका हो जाता है, अमोनिया का। ये क्या है बेटे जी, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये ऑर्डर ये हो जाता है। अब ये ऑर्डर ऐसा क्यों है कि यहाँ मैंने अमोनिया 3rd नंबर पे रखा जब आई एम राइटिंग बॉइलिंग पॉइंट, और जब मैंने मेल्टिंग पॉइंट किया तो इट इज़ हाईएस्ट, एंटीमनी देन अमोनिया, ठीक बेटे। क्योंकि एक बार ही जब सब्सटेंस मेल्ट करने में हमें टाइम लगता है, जब मेल्ट कर जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। मगर एक बार ही मेल्ट हो जाए तो बॉयल करने के लिए उतनी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहती, फिर एंटीमरी और बिस्मथ ओवर पावर कर देते हैं अमोनिया को, ठीक है। जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई अमोनिया हैज़ एक्सेप्शन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट जो भी है इन इट्स पर्टिकुलर ग्रुप। ओके बेटे, so this you have to remember. Then very important, thermal stability and thus leads to the reducing character, और ये हम नेक्स्ट ग्रुप में भी करेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो मैं थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग करेक्टर साथ साथ ले रही हूँ। तो हियर रिड्यूसिंग करेक्टर, सो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, अगेन हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। नीचे जाते वक्त हमें पता है बेटे साइज इंक्रीजेस, बिस्मत तक गई मैं तो साइज इंक्रीज हुआ। अब साइज इंक्रीज होने से क्या हो जाता है बेटे, छोटे से हाइड्रोजन के साथ बड़ा सा बिस्मत ओवरलैप नहीं कर पाता, छोटे से हाइड्रोजन के साथ बड़ा सा बिस्मत ओवरलैप नहीं करता, छोटे से हाइड्रोजन के साथ छोटा सा नाइट्रोजन ज़रूर इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर देते हैं। तो ये ओवरलैपिंग की टेंडेंसी कम होती जाती है जब हम अमोनिया से लेके बिस्मथीन तक आते हैं, ठीक है बेटे। अमोनिया से लेके बिस्मथीन क्यों, क्योंकि जो छोटा सा, अगर छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, छोटा सा नाइट्रोजन होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहाँ पे अगर छोटी है, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ी है, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी है तो हम ब्रेक इजली कर पाएंगे, तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जब आप हीटिंग देते हो तब वो स्टेबल है या नहीं है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। ओके बेटे, क्योंकि नीचे जाते वक्त इतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो दीज आर
द वेरिएशन डाउन द ग्रुप रिलेटेड टू थर्मल स्टेबिलिटी। अब इसके साथ ये कनेक्ट करो, जब नीचे जाते वक्त दे आर नॉट थर्मल स्टेबल, मतलब वो टूट जाएंगे, मतलब बिस्मत ने हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, ये जल्दी से अलग हो जाएगा। जिससे हाइड्रोजन जल्दी से अलग हो जाए और वो दूसरे को दे दे, वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। ठीक है बेटे, तो अगर नीचे जाते वक्त थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब टूट रहा है इजीली, तो रिड्यूसिंग करैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। रिड्यूसिंग करैक्टर क्या हो जाएगा बेटे जी, इंक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए टेंडेंसी टू लाइब्रेट हाइड्रोजन विल इंक्रीज एज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये टूट रहा है बॉन्ड, जब बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगी ये दूसरे को इजीली रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। ओके बेटे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हियर इज बेसिक नेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हियर इज बेसिक नेचर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि अरेंज हाइड्राइड ऑफ द फॉलोइंग 15 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। ठीक है बेटे, तो यू हैव द हाइड्राइड लाइक अमोनिया, फॉस्फीन, है ना, आर्सेनिक। चलो ठीक है, अब डाउन द ग्रुप रिमेंबर बेसिसिटी डिक्रीज करती है, बेसिसिटी डिक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों, ये सारे हैं बेटे लुईस बेस। ठीक है, लुईस बेस क्या होते हैं, जो अपना लोन पेयर डोनेट करें। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट हमने किया क्लास +1 में, तो लुईस बेस वो होते हैं बेटे जी जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, लोन पेयर। अब लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छाई होगी, अपने पास इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखे होंगे। अब इसमें जो नाइट्रोजन है इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ इसके भी खींच लेता है, मतलब इसके अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो साइज छोटा होने के कारण एक तो इससे खींच रहा है, और ऊपर से जो लोन पेयर है इसके आसपास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है, क्लाउड है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, इसका लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अमोनिया की जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फॉस्फीन, एंड सो एज इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है बेटे, बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। बेसिक नेचर किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि ये सारे लुईस बेस हैं। ठीक है, ये OH नेगेटिव डोनेट नहीं कर रहे, दे आर डोनेटिंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करेगा जिसकी सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, देयर इज स्मॉल साइज, तो क्या हो जाएगा, जो लोन पेयर है वो यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, तो सो टेंडेंसी to donate electron pair for this ammonia will more, and as we move down the group size increases, ये size increase करता है, electron density क्या हो जाएगी, decrease कर जाएगी, तो tendency to donate lone pair will decrease। ठीक, तो कंक्लूड दिस ग्रुप, जो इसमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं बेटे, बॉन्ड एंगल, और अगर मैं दोनों बेसिसिटी दोनों की बात करूं, ठीक है, बॉन्ड एंगल और बेसिसिटी दोनों ही डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं, बॉन्ड एंगल और बेसिसिटी दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होती है बेटे जी, और यहाँ पे लोन पेयर की वो डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है और बेसिसिटी भी, दोनों बी स्क्वायर जो हैं आपके वो डिक्रीज होते हैं। इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबल भी डिक्रीज होते हैं, मगर इसके कारण रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबल तो नहीं है, मगर इसके कारण रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती है।
ठीक है बेटे। फिर हमने बात करी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अमोनिया यू शुड रिमेंबर इज एक्सेप्शन, जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज क्राइटेरिया ऑफ साइज हेयर। तो साइज इंक्रीज करने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया, मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमें पहले मेल्ट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो उसके बाद जो ऑर्डर है वो 3rd नंबर पे आ जाता है जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है बेटे। अब आ जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मीन्स हम ऑक्साइड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस फॉर्म ऑक्साइड्स, ओके, लेट अस फॉर्म ऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का साइज बेटे छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है ना। तो ये पी डबल बॉन्ड, जैसे आपस में भी 3 बॉन्ड बना रही है, देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। एज सच ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकती है। अगर साइज छोटा होगा तो यहाँ पे बेटे लोन जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर साइज बड़ा होता है तो ये दूर दूर चला जाता है, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अगर ये तो मैं सेम एलिमेंट की बात कर रही हूँ, मगर हमने ऑक्साइड स्टडी करनी है, सेम विद द ऑक्साइड। जब ऑक्साइड स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है डबल, जैसे मैंने उस दिन बनाया था, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर। विल डूइंग द स्ट्रक्चर, बाद में नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास ये टेंडेंसी है डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। नाइट्रोजन की तो 5 ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे N2O, ठीक है, एन, ये हो गया 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन NO, देन N2O3, देन N2O4 एंड देन N2O5। ठीक है बेटे, ये डाइमराइज हो जाती है, ये भी डाइमराइज हो जाती है। अब ये क्यों हो जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वी विल अगेन डिस्कस अबाउट दिस व्हेन वी विल डू स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें से यही क्वेश्चन आता है कि ये 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक इसमें इसकी कोवलेंसी क्या है, सेकंड क्वेश्चन कि अगर NO2 डाइमराइज होती है तो क्यों होती है, NO2 डाइमराइज होती है तो क्यों होती है। वी विल डिस्कस बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे। अब टॉकिंग अबाउट द एसिडिक नेचर, अगर इनकी एसिडिक नेचर की बात करें तो जो एसिडिक नेचर है इट विल इंक्रीज एज ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। रिमेंबर, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपको डिफरेंट ऑक्साइड किसी भी ग्रुप की गिवन हो, तो आपने ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है बेटे, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते हो ना, इसका मतलब अगर नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना के बैठा है ना, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। सॉरी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैठा है तभी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अभी अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं ऑक्सीजन को, अगर ऑक्सीजन को अपनी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो ऑक्सीजन OH नेगेटिव की फॉर्म में नहीं निकल सकती। अगर वाटर में भी डालोगे ऑक्सीजन OH नेगेटिव की तरह नहीं निकल सकती। अगर यहाँ पे H होगा तो ऑक्सीजन से H अकेला निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं उसने देने, जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटे वो इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देती है। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को मिल जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, OH नेगेटिव की फॉर्म में टेंडेंसी होती है निकलने के लिए, तभी कहते हैं वाटर में जाके ये बिहेव लाइक ए बेसिस। मगर इस केस में ये एसिडिक नेचर शो करते हैं जब ये, रिमेंबर कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस ग्रुप में नहीं, आगे कमिंग ग्रुप में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपने ये हमेशा याद रखना है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतनी एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। ओके बेटे, अगर वही बात आ गई, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो अपनी इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, जैसे इसने +5 वाले ने खींच के रखे हैं। इन द सेम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा दूसरे को देगा नहीं, तो अगेन एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगी।
अगर मैं आपके सामने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की ऑक्साइड्स लिख दूं तो आप याद रखोगी नाइट्रोजन की ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इस ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन ये नहीं कि ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके चली जाएगी और यहाँ पे H लगा होगा तो OH नेगेटिव की फॉर्म में चली जाएगी, इट विल नॉट बी गोइंग टू हैपन बेटे। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से आपकी जो एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाउ हैलोजन, means we are making halides, ठीक है बेटे। हलाइड्स तो हमें पता है कि देर आर टू टाइप ऑफ हलाइड, लाइक दे आर ट्राईहलाइड्स, तो लाइक दिस इज अ ट्राईहलाइड। जब टू, इसमें तो 3s है बेटे, 3s और 3p, मतलब ये 3s का लोन पेयर में फॉर्म और ये जो अनपेयर्ड पड़े हैं इन्होंने बॉन्डिंग कर ली, तो ये हमारी कौन सी हेलाइड बनी बेटे, ट्राईहलाइड। दिस इज ट्राईहलाइड, ओके। अगर मैं पेंटालाइड की बात करूं तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड हम 1 2 3 4 5, अब ये 5 बॉन्ड बना सकती है, तो इट कैन फॉर्म ट्राईहलाइड, सॉरी पेंटालाइड, ठीक है, इट कैन फॉर्म पेंटालाइड, ठीक। तो ये ट्राईहलाइड है और ये बेटे पेंटाहलाइड है। तो इस ग्रुप के मेंबर टू टाइप की हलाइड बना सकते हैं, ट्राईहलाइड और पेंटाहलाइड, ठीक है। तो ट्राईहलाइड के अगर बॉन्ड एंगल और इनकी कोवलेंट और आयनिक नेचर की बात करें जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है पहले ट्राईहलाइड्स की बात कर लें। तो बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राईहलाइड्स डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस। अब हम हैलोजन के साथ लेंगे। अब ये देखो, जैसे मैंने फ्लोरीन लगाया, ये मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, ये मैंने फ्लोरीन लगाया, ये मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है बेटे, ये फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ये फ्लोरीन खींच रही है, तो एंगल तो ये है, एंगल ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, एंगल ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, गेटिंग माई पॉइंट। अब जब इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगी, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन लगाई है, लेट मी, क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे मैं करती हूँ आयोडीन। अब आयोडीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो इससे इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ही रह गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ ही रह गए बेटे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ही रह गए तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज करेगी, बॉन्ड पेयर कहाँ लाई क्लोजर, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ गई बेटे, ओके। अब अगर बात करें ट्राईहलाइड्स की, अगर मैं कंपेयर करूँ NF3 से, आई एम गोइंग टू BiF3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अगर हम ऊपर वाले हलाइड्स की बात करें, ऊपर वाले लाइट्स की बात करें तो ये सारी क्या हो जाएंगी, कोवलेंट। क्योंकि ये क्यों कोवलेंट हो जाएंगी बेटे, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
अब जो चीज़ खुद ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगी? नहीं देगी। जब दूसरे को देगी नहीं, इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। मगर नीचे जाते हुए ये साइज बढ़ गया, फ्लोरीन बहुत छोटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है, और ये जो बॉन्ड है टेंड्स टू बी मोर आयनिक डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप। ओके, अब मैं हमेशा NF3 ही क्यों बना रही हूँ, NCl3 वगैरह क्यों नहीं बना रही? क्योंकि बेटे नाइट्रोजन बहुत छोटा है, उसके अराउंड छोटे फ्लोरीन ही आ सकते हैं 3, ठीक है, नाइट्रोजन बहुत छोटू सा है और उसके अराउंड छोटे से 3 फ्लोरीन ही आ सकते हैं, बड़ा कोई भी एटम नहीं आ सकता, या मैं बोलूँ कि बड़े के पास इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है, ठीक है। तो छोटा सा नाइट्रोजन है, क्योंकि हमें पता है अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज। तो नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो छोटे छोटे 3 फ्लोरीन लगे हैं। मगर अगर यही मैं क्लोरीन लगाने की कोशिश करूं ज़बरदस्ती, तो ये लग तो जाएंगे मगर ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये टूट जाएगा, गिविंग अस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजिव। ठीक है बेटे, तो हमने क्या कंक्लूड करना है? देखो, छोटा सा नाइट्रोजन के साथ छोटा से ये बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा साइज का, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। बॉन्ड क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ठीक। तो ये जितने भी हलाइड्स हैं, एवरी हलाइड एक्सेप्ट NF3 सारे ही हाइड्रोलाइज होते हैं, सारे हाइड्रोलाइज होते हैं बेटे। जो रिएक्शन NCERT बेस्ड है वही आपने करनी है। दिस विल गिव अमोनिया, जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो ये अमोनिया देता है और साथ में हाइपोक्लोरस एसिड देता है। यू विल बी डूइंग दिस एसिड फर्दर। द नेक्स्ट ग्रुप PCl3 plus 3 water will give you phosphorus acid and again other acid that is HCl। ये बहुत बारी आ चुकी है रिएक्शन, ये एग्जाम में बहुत बारी आ चुकी है। ठीक है बेटे, नाउ इज रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ जो है दे ऑल एलिमेंट विल कंबाइन, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये विल डू कंबाइन विद मेटल्स टू फॉर्म देयर पर्टिकुलर जो भी उनकी बनी, जैसे फॉस्फाइड Mg2 Mg3P2 जैसे ये, वैसे ही Ca3N2 कुछ भी, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं Ca3P2। तो से सारे मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं। बेसिकली जितने भी हमने किया है इसमें इम्पॉर्टेंट आपकी एक हाइड्राइड है बेटे। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स के ऊपर बहुत पूछा जाता है कि एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट करने से कैसे इंक्रीज होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगेन बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राईहेलाइड्स। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज, अब जो हम करने जा रहे हैं बेटे दैट इज अनॉमस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड लिसन द क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, सो कोई भी आप एलिमेंट ले लोगे फर्स्ट ग्रुप में, चाहे वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, चाहे हम फ्लोरीन की बात करेंगे, ये जो कमिंग ग्रुप है सबका ही अनॉमस बिहेवियर होगा। इसका अनॉमस बिहेवियर सबका इसलिए है, सबसे पहले इन सबका साइज छोटा होता है, साइज स्मॉल है। दूसरा, इनके पास d ऑर्बिटल ही नहीं होते, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, d ऑर्बिटल नहीं होते। जो आधे से क्वेश्चंस d ऑर्बिटल के हो ऊपर ही लाई करते हैं। ठीक है, नो d ऑर्बिटल एब्सेंस। ओके, देन इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी अपने ग्रुप के मेंबर से हाई होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होती है। ठीक है, देन बस ये मेन पॉइंट हो गया आपके। ओके, दीज आर मेन पॉइंट्स। ठीक, मेन पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है d ऑर्बिटल का एब्सेंस। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइज का स्मॉल होना, साइज का बेटे स्मॉल आना। दीज आर सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से गिने चुने 2-4 क्वेश्चन है जो बारी रिपीटेडली पूछे गए हैं। एक तो नाइट्रोजन डायटोमिक क्यों है,
नाइट्रोजन इनर्ट कम रिएक्टिव क्यों है रूम टेम्परेचर पे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। या जैसे कि R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है मगर R3P डबल N डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चन इन ये जो हम कर रहे हैं एनॉर्मस बिहेवियर, ये आपके सारे कवर कर देंगे। ठीक है बेटे। इलेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन आप लास्ट में लेना बेटे, 1-2 मार्क्स के आते हैं। पहले हम जो है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा लिया करो, ठीक है। तो लेट मी कंपेयर, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि स्मॉल साइज होने के कारण ये पी पाई बॉन्डिंग कर लेता है। मैंने पहले भी ये पॉइंट बोला कि सबसे साइज छोटा है और साथ में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, पी पाई ट्रिपल बॉन्ड बनाने की, डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। अगर हम जैसे फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटे, उसमें भी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इट विल नॉट फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ ही रिलेटेड है, जो नाइट्रोजन है वो डाई अटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो टेट्रा अटोमिक की तरह, वो भी अलग अलग पड़े होते हैं। दे विल फॉर्म टेट्रा, मतलब 4 आपस में वो भी सिंगल बॉन्ड बना के पड़े हुए हैं। दे विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल बॉन्ड, नॉट इसमें डबल बनेगा ही नाइट्रोजन में। तो सबसे पहले ये आपने डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, इसके कारण इट विल एग्जिस्ट एज अ डाई अटोमिक, ठीक है, ओके। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर होता है बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दस इट कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड एंड एग्जिस्ट एज N2, ठीक है, N2। अब इनका साइज बड़ा होता है तो ये P4 AS4 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ओके। अब क्योंकि ये इसके बीच में आ जाता है बेटे ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड आने के कारण इसको हम तोड़ नहीं सकते। हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर भी इनर्ट क्यों है, ये कम रिएक्टिव क्यों है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होता है बेटे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी वजह से ये टूट नहीं सकता ईजिली। जब टूट ही नहीं सकता ईजिली तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट ईजिली एट द रूम टेम्परेचर, ओके। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाता है जैसे फॉस्फोरस तो सॉलिड है, N2 गैस क्यों है, फॉस्फोरस सॉलिड है, N2 गैस क्यों है। देखो बेटे फॉस्फोरस हैं, चार फॉस्फोरस हैं, वो भी बड़े बड़े फॉस्फोरस हैं, चार। अगर चार बड़े बड़े फॉस्फोरस लगे होंगे तो इसमें कौन से फोर्सेस बढ़ जाएंगे, वंडरवॉल फोर्स हो, ये P4 है, यहाँ पे भी मैं एक P4 रख दूँ ऐसे बड़े बड़े चार का, तो इनमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, साइज बढ़ेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में सिर्फ 2 ही तो हैं, N और दूसरे N के साथ ये, और ये छोटे छोटे से तो हैं। अगर छोटे छोटे होंगे तो इनकी वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। जब वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इट विल एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ओके बेटे, इट विल एग्जिस्ट एज गैस। वाई इट एग्जिस्ट एट डायटोमिक, वाई इट एग्जिस्ट एज गैस मगर P4 एग्जिस्ट एज सॉलिड, वाई इट इज इनर्ट और अनरिएक्टिव एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगेन कैटिनेशन की बात करें तो फॉस्फोरस के पास आपसे पूछा जाएगा वाई फॉस्फोरस हैज़ मोर टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, जैसे P4 हमने बात करी, और नाइट्रोजन सिर्फ 2 एक ऐसे एग्जिस्ट करता है, देखो 2 एटम्स ही हैं, ठीक है। P4 जो है वो एटम ज़्यादा हैं, P4 में एटम ज़्यादा हैं, ऐसा क्यों है,
ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एक बॉन्ड बनता है ये वाला, ये स्टेबल है एज कंपेयर टू ये एक बॉन्ड नहीं बना सकता। अब ये क्यों नहीं बना सकता? इसको क्या है? क्योंकि यहाँ पे बेटे साइज छोटा होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब हमने अगर याद करो, हमने वसेपर थ्योरी करी थी, तो लोन पेयर जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर से ज़्यादा है, और बॉन्ड पेयर उससे भी ज़्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर आप लोन पेयर छोड़ दोगे और ये साइज से इतना छोटू सा है, ये नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं है तो क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेंगे जी बेटे? रिपेल करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो ये टूटने की टेंडेंसी इनकी बढ़ जाएगी, तो सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर सिंगल बॉन्ड ही नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ये दे डोंट हैव अ द टेंडेंसी टू बिकम कैटिनेटेड। ठीक है बेटे। इन फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा हो जाता है तो पी सिंगल बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अगर ये एक बॉन्ड भी बना के बैठते हैं, इसके जो लोन पेयर हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटे जी? रिपेल नहीं करते। ये दूर दूर हैं। जितने इलेक्ट्रॉन को आप पास लेके आओगे और साइज छोटा होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द कोवलेंसी। मैंने पहले भी बताया है, नाइट्रोजन हैज़ अ मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ ओनली 4। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2s और 2p है, मतलब 2s और 2p, कोई भी 2d नहीं है। देयर इज नो 2d। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं इसके पास? सिर्फ 4। तो एट ए टाइम सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकती है। मगर जो नीचे जाते वक्त, जैसे हमने PCl5 ही बनाया, नीचे जाते वक्त हमें एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, 3d नज़र आ रहा है, 4d नज़र आ रहा है, 5d नज़र आ रहा है। इसके कारण ये अपनी कोवलेंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है कि R3p डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है, R3p डबल बॉन्ड N एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। रिमेंबर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये क्यों? देखो, अब मैंने इसमें नाइट्रोजन में मैंने क्या किया, नाइट्रोजन हेयर ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें मैं नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स दिखा रही हूँ बेटे? जैसे 1 2, ये रे R3 लगाया आगे, 3 इसके और 2, 5 हो सकते हैं? नो। इसमें कितने हैं? 3 और 2 5, ये डबल बॉन्ड है, और ये 3R, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। जैसे ये दिस इज एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप। ठीक है बेटे, कोई भी एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना के बैठा है, टोटल 5 बना के बैठा है। तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, मगर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछना आपसे कि कोवलेंसी कितनी है, क्यों है, किसी मॉलिक्यूल में पूछी जाती है, या ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नो डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो आपने ध्यान से बॉन्ड देखने हैं। अगर 5 कहीं आ रहे हो तो वो नाइट्रोजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नाइट्रोजन में सिर्फ एंड सिर्फ बेटे 4 बॉन्ड्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so the time is up. I think we will be meeting tomorrow at the same time, and be punctual bete, please be punctual.